हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न न्यायपालिका से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लिखित है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा किसके बारे में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध के बारे में। केशवानंद भारती मुकदमा संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध के बारे में है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद्य में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 137। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 में उपबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार किए गए तंत्र की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PIL या जनहित याचिका। 1980 के दशक के शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका अस्तित्व में आया। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। जनहित याचिका 1986 में PN भगवती द्वारा भारतीय न्यायिक प्रणाली में SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम क्या है जहां असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का उच्च न्यायालय स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुवाहाटी। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1966 में। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट के तहत की गई। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय डैश के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिट।
कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय याचिका के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 134। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है तथा उसे उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सुनने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 132, 33, 134 और 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता स्पष्ट की गई है, जबकि अनुच्छेद 143 में परामर्शी या सलाहकारी अधिकारिता है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। दूसरा है, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। तीसरा है, यह त्वरित न्याय देता है। चौथा है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। पांचवा है, यह सर्वोच्च न्यायालय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। लोक अदालत शब्द का अर्थ पीपल्स कोर्ट होता है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा प्रणाली है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। यह त्वरित न्याय प्रदान करता है। लोक अदालत के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। अगला प्रश्न है, भारत उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल एवं एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश का सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से अनुच्छेद 124 क्लोज 4 के अधीन साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद बनाम केरल राज्य मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया है। यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। ए और बी दोनों ही सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लिखित है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। दूसरा है, विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली गई है। जनहित याचिका भारत में इसे पहली बार 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा पेश किया गया था। तब से यह लोकहित के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक प्रमुख विधिक तंत्र बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु दिए जाते हैं। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते। इसकी संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं। ये अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दुष्ट आलोचना से मुक्त होते हैं। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति संसद के पास सुरक्षित है। भारत में उच्च न्यायालयों के पास मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार हैं। उनके पास रिट, सिविल और आपराधिक मामलों और कानून द्वारा निर्दिष्ट अन्य मामलों में मूल क्षेत्राधिकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसमें 3 आवश्यक शर्तें निहित हैं। न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचन करता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के पास भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। ए, बी दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वर्ष 1951 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल है, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसीलिए संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या छीन सकती है, और ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 136। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी होता है। रिट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, और कारण है सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन 2 गलत है। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ये सही है। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर जब दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया था तब वे डैश के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब उच्च न्यायालय। वर्ष 1990 में पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस रहे वी रामास्वामी पर 1993 में अधिक धन के व्यय एवं वित्तीय दुरुपयोग के मामले में महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई, परंतु महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। अनुच्छेद 124 क्लोज 4 के उपबंधों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। संसदीय भाषा में इसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले वी रामास्वामी प्रथम न्यायाधीश थे। अब तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 214। संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, अनुच्छेद 122 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।
कथन 2 है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। कथन 3 है, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। चौथा कथन है, भारत का सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यकारिणी दोनों के प्रभाव से मुक्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 122 में शक्ति पृथक्करण की भावना के अनुरूप न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह पर। संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्य मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है और देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही की संवैधानिक वैधता निर्धारित कर सकता है जब भी इसे चुनौती दी जाती है। इसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके अधीन व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने की दशा में अवैध घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226 से न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा तथा शक्ति का निर्धारण होता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 तथा मिनर्वा मिल्स के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 376। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें यह व्यवस्था है कि ऐसे न्यायाधीश जो स्वतंत्रता के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे तथा तत्कालीन नियम के अनुसार वेतन, भत्ते एवं पेंशन के हकदार होंगे। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां डैश करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख तथा मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। वहीं अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय होने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश तथा निर्देश आदि अस्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकें। अभिलेख न्यायालय की एक विशेषता यह भी है कि उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।